हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट यानी पार्ट 1 जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। हाई स्कूल में तो आपके पास साइंस थी, तीनों विषय थे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन कोई पूछेगा। लेकिन जब आप 11th में आए हैं तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जीव विज्ञान के अंतर बेटा दो विज्ञान हमारे आते हैं, जैसे जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, ठीक है। और पादप रोगों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, यानी मतलब पादप रोगों यानी जो पौधों के बारे में, वो हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तथा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। माइक्रोबायोलॉजी अभी आपकी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी तो आप लोग जब आगे बीए बीएससी के बाद आपको माइक्रोबायोलॉजी देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें हेडिंग है जीव। जीव क्या होता है? जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीव संरहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त है, जैसे कीट, पादप अथवा जीवाणु। मतलब जीव जीव विज्ञान में सभी जो मतलब जिनके अंदर जीवन है, जिसके पास जीवन है, उन सब के लिए ये जीव शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे जीवन हम लोगों के पास भी है, ठीक है। ये हम लोग क्या हैं? मनुष्य, ठीक है। तो बेटा जीव देखिए, दो जीव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संजीव, एक होते हैं निर्जीव। संजीव यानी जिसमें जान प्राण होती है, जैसे हम लोग, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, जंतु यानी जानवर। निर्जीव जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, ये तो निर्जीव होते हैं ना। तो जैसे संजीव की बात कर लेते हैं। वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया व जीवन में निम्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं संजीव कहलाते हैं, ठीक है। कौन से लक्षण है? जैसे संजीव वृद्धि कर सकते हैं, वृद्धि यानी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। संजीव जनन कर सकते हैं, गमन व प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज का उत्सर्जन करना मतलब उसे बाहर निकालना, ठीक है। श्वसन यानी सांस लेना, पोषण व उपाचय यानी पोषण यानी जैसे अपने शरीर पर कोई चीज लगना किसी चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हो, जो मतलब खाना खाते हैं वो हेल्दी होते हैं ना, ठीक है। जीव जड़ता व मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जैसे जिसका जीव जड़ता यानी जिसका जन्म हो और वो बाद में मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जीवद्रव्य व कोशिका संगठन, जिसके अंदर या तो जीवद्रव्य हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोशिका संगठन, कोशिकाएं यानी मसल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संजीवों का शरीर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। कार्बनिक यानी कार्बन और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। जैसे संजीवों के निर्माण में 99% भाग कार्बन का है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का भाग भी है, ऑक्सीजन और वह नाइट्रोजन से बना होता है। संजीवों के मुख्य समूह में जीव विज्ञान के अंतर्गत संजीव को मुख्यतः दो समूह में बांटा गया है। कौन से दो समूह है बेटा? जंतु यानी एनिमल और पादप यानी प्लांट, इन दो इसमें बांटा गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है जंतु विज्ञान क्या होता है, सॉरी, जंतु और पादप कोशिका में अंतर बताइए। इस चैप्टर से मैंने ये देखा है, यही क्वेश्चन बार बार बना है, तो मैंने यही मैंने इसका करवाया है, ठीक है। जंतु और पादप में अंतर, जंतु और पादप में अंतर। जैसे पहला अंतर है हमारा जंतु में शरीर शाखावंतित होता है, ठीक है। अब जैसे जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, वो शाखावंतित होता है, लेकिन पादप में अशाखावंतित होता है, ठीक है। शरीर की निश्चित आकृति एवं रूप अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। देखिए निश्चित आकृति, जैसे आप एक इंसान की आकृति ले लीजिए, तो इंसान की आकृति एक इंसान ही की तरह होगी ना।
ऐसा तो है नहीं वो एकदम बड़ा कहते हैं, मतलब जैसे छोटे पे इंसान है, बड़े होके वो कोई जानवर परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है। लेकिन पादप में क्या होता है, शरीर की आकृति एवं रूप परिवर्तनशील होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने घर पे कोई अपने पौधा लगाया, धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसकी आकृति बदल रही है ना। ठीक है। उसकी शाखाएं निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, मतलब पेड़ कोई छोटा सा पेड़ हो और धीमे धीमे बड़ा होता जाएगा तो आप देखें उसकी शाखाएं कहीं इधर जा रही कि उधर जा रही। लेकिन हम लोग का शरीर ऐसा थोड़ी ना है, ना जंतु का शरीर ऐसा है भाई। जंतु के अगर जो चीज निश्चित है, जैसे मान लीजिए आप जंतु में कुत्ता डॉग ले लीजिए, उसकी 4 टांगें निश्चित हैं तो वो निश्चित ही रहेंगी, ऐसा नहीं है 5वीं टांग भी निकल जाए। लेकिन पेड़ों में ऐसा कोई, पेड़ों में कोई निश्चित थोड़ी ना होता, पता चले आपने गिन के रखी हुई 12 शाखाएं निकली हैं, धीमे से एक और कोई शाखा निकले आए, तो ये चीज निश्चित थोड़ी ना है। उसके बाद इसका तीसरा देखते हैं, हरी लवक का अभाव होता है। और कहते पादप में हरी लवक पाया जाता। अच्छा, हरी लवक क्या होता है? हरी लवक आप लोगों ने देखा होगा बेटा, पेड़ों में होता है, हरे कलर की पत्तियां, उन्हें हरी लवक बोलते हैं। ठीक है। तो सीरीज बात भाई, जंतुओं में, जानवरों में हरी लवक थोड़ी पाया जाएगा, लेकिन इसमें हरी लवक पाया जाता है। अच्छा, जंतु भोजन स्वयं नहीं बना पाते, पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, निर्भर रहते हैं, उपस्थिति है, इसे पर पोषण या विषम पोषी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि मतलब कोई जानवर अपने लिए भोजन खुद बना रहा है? नहीं बना रहा होता ना। लेकिन पौधे क्या करते हैं आप लोगों ने 9th-10th में प्रकाश संश्लेषण की विधि सुनी हो, पढ़ी होगी। तो कहते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से, सूर्य के प्रकाश और जल से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका बेटा, एक निश्चित समय तक अंगों द्वारा वृद्धि होती है। जो हमारे जंतुओं में एक निश्चित समय तक कहते हैं अंगों में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे एक जो मतलब डॉग होता है, उसकी एज एक निश्चित है, कितनी है, ज़्यादा ज़्यादा वो 10 साल या 12 साल जीता है। ठीक है। तो उसकी एक निश्चित ही उम्र तक वृद्धि होगी, मतलब एक बार वो बड़ा हो गया ऐसा नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हमारा जो ये पेड़ एड़ होते हैं, इनकी क्या होती है, इनको अनिश्चित होती है। ठीक है। पहले छोटे थे, फिर एकदम इतने बड़े हो गए, पता चले किसी का घर पार करके, कहते हैं घर का लेंटर पार करके बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो पादप की जो आकृति होती है या जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन हमारा जो जंतु का आकार होता है वो निश्चित होता है। देखिए, मैंने इसमें अंतर आपको 10 करा दिए, कम से कम कोई आप 5 तो रेडी कर लीजिएगा जो आपको आसानी हो। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। मतलब जो मतलब खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, उसका संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। लेकिन पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संलय स्टार्च के रूप में होता है। देखो, ग्लाइकोजन एक पदार्थ है। ठीक है। और स्टार्च भी एक पदार्थ है। ठीक है। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि ग्लाइकोजन किस, जो आपका केमिस्ट्री है उसमें आपको मिल जाए ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जंतु में विसर्जन अंग होते हैं। ठीक है। पौधों में विसर्जन अंग नहीं होते हैं। विसर्जन अंग आप लोग समझ गए होंगे। उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और इसमें उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता नगण्य होती है, मतलब नहीं होती है। उद्दीपन यानी मुंह के द्वारा कुछ खा लेना। पेड़ खा सकते हैं मुंह के द्वारा? नहीं खा सकते। श्वसनांग पाए जाते हैं। ठीक है। और पेड़ों में श्वसनांग का कहते हैं श्वसनांग अभाव होता है, यानी श्वसनांग जो अंग होते हैं, श्वसनांग यानी श्वास लेने वाला अंग। ठीक है। वो जंतुओं में तो होता है लेकिन पेड़ों में नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो हमारा कहते हैं जंतुओं में ज्ञानेंद्रिय विकसित होती हैं। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और कोई आपको डॉग बीच में आता है, बिल्ली बीच में आती है, तो वो इधर उधर हट जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, सामने पेड़ हो, तो ऐसा तो है नहीं पेड़ आपको देख के इधर उधर हो जाए। ठीक है। मतलब ज्ञानेंद्रियां होती हैं, चल फिर सकते हैं तो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए जैव विविधता, इंपॉर्टेंट है ये भी। यह 2 शब्द, जैव, ठीक है, जिसे बायोलॉजिकल बोलते हैं अर्थात जैविक यानी जीवन, विविधता जिसे डिसर्बिलिटी अर्थात विभिन्नता से मिलकर बना है। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। तो बेटा, बायोलॉजी का एक क्रेज क्या है,
कि कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें इधर दूर बायोलॉजी के जो भी हमारा इसमें टॉपिक होता है वो सब हमारे आसपास दिखाई देता है, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैथ वालों के लिए क्या होता है, उन्हें प्रैक्टिक कहते हैं लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। अब मैथ वालों का उन्हें थीटा दिखाई देगा तो वो थीटा दिखाई नहीं देगा, लेकिन बायोलॉजी वालों को सब दिखाई देता है। ठीक है। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर जितने विभिन्न प्रकार के जीव, यानी विभिन्न प्रकार के कोई जीव हैं, जंतु हैं, उन्हें हम देखेंगे। जैसे हमारे आसपास बेटा, आप लोग घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे मतलब जानवर इधर उधर घूम रहे होंगे, तो ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जैव विविधता ही तो है। ठीक है। अगर मैथ वालों से कहें तो मैथ वालों को थीटा नहीं दिखाई देगा कहीं आसपास घूमता हुआ, ना साइन थीटा साइन दिखाई देगा। ठीक है ना। और बायोलॉजी वालों को सिर्फ समझना तो नॉर्मली बहुत कम ही होता है, बस याद ही करना होता है। अच्छा, जैव विविधता के स्तर यानी प्रकार। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? जीवों का विविधता के अनुसार निम्न 3 स्तरों पर अध्ययन करते हैं। पहला आनुवंशिकीय जैव विविधता, जातीय जैव विविधता, परिस्थिति जैव विविधता। आनुवंशिकीय जैव विविधता यह जीन के परिवर्तन से होती है, जैसे आम की विभिन्न किस्में। ठीक है। जैसे आम आते हैं, ठीक है, तो आप लोग आम के नाम सुनते होंगे, अरे ये लंगड़ा आम है, ये हापुस है, ये दशहरी है, सुनते हैं आप लोग। ठीक है। जब ऐसी कुत्ते की किस्में होती हैं, जैसे कोई लेबर्डन ला रहा है, ठीक है, जर्मन ला रहा है, तो ऐसी बहुत सी किस्में होती हैं। ये आनुवंशिक जैव विविधता, यानी किसी जीव की बहुत सारी किस्में, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुवंशिकीय जैव विविधता। अच्छा, जातीय जैव विविधता, इसमें जीव की जातीय स्पेसिस के आधार पर अध्ययन किया जाता है, किसी स्थान पर रहने वाली विभिन्न जाति। ठीक है। अब विभिन्न जाति इसका क्या मतलब होगा बेटा? ठीक है, हमारे जीव की जातियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियां। अब जैसे बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि मोर किस साइड पाए जाते हैं? ज्यादातर गांव क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों बेटा? गांव क्षेत्र में तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब ये उस प्रकार की जातियां जो एक स्थान पर पाई जाएं। ठीक है। अच्छा, परिस्थिति जैव विविधता, यह जीवों के भौगोलिक, जैसे वन, पहाड़ी, नदी स्थिति के अनुसार की जातियां पाई जाती है, मतलब स्थिति के अनुसार की जातियां। जैसे बेटा आप लोगों ने भालू देखा होगा, नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। ठीक है। एक भालू आप देखते हैं भूरा भूरे कलर का आता है। ठीक है, वो होता है जंगली भालू, उसे क्या बोलते हैं? जंगली भालू। ठीक है। और एक भालू आप लोग देखते होंगे सफेद कलर का होता है, उसे बोलते हैं बर्फीला भालू। ठीक है, तो दोनों में अंतर है ना। ठीक है, मतलब जगह के अनुसार जो जातियां पाई जाती हैं उन्हें परिस्थिति जैव बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए बेटा वर्गीकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्णन व उसका विविधत वर्गीकरण किया जाता, वर्गीकरण कहलाता। मतलब किसी कोई मान लीजिए जीव है, उसका नामकरण, उसका पूरा वर्णन कि क्या है, कैसा है। ठीक है। और उसकी जो भी आगे की पहचान है जिसमें की जाती है उसे वर्गीकी बोलते हैं। जैसे इसमें इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। पहले क्या की जाती है? पहचान। अब मान लीजिए आपको कोई फर्रुखाबाद, जैसे मैं तो यहाँ फर्रुखाबाद में हूँ, ठीक है, मुझे फर्रुखाबाद में कोई अजीब जानवर मिला। ठीक है, मैंने लिया और बोलने लगा, अरे ये तो नया है, अरे इट्स डिफरेंट, ये तो कहीं और नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मैं इन्हें वैज्ञानिकों के पास लेके जाऊंगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, उसकी लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान की जाएगी। मतलब जो सॉरी उसके जो लक्षण होंगे और जो जीव हमें मिल चुके हैं उसकी तुलना की जाएगी उसके साथ। ठीक है, उसकी उसके साथ तुलना की जाएगी कि ऐसा तो नहीं पुराना ही जीव है। ठीक है, अगर बाई चांस अलग है तो फिर उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके जो वर्गीकरण है, उसकी जो जातियां हैं वो निकाली जाएगी, किस जाति से मैच खा रहा है। ठीक है, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्गीकरण विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों की तुलना, विकासात्मक व जाति वृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिसमें विकासात्मक मतलब किस हिसाब से वो बड़ा हो रहा है, और जाति वृत्तीय यानी क्या उसकी जाति है, उसका उसका मतलब
इसमें अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान में। ठीक है, उसके बाद नामकरण। प्रत्येक जीव का एक मानक, ठीक है, नाम होता है जो सारे विश्व में मान होता है। इस प्रक्रिया का नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। इस प्रक्रिया को, ये को है, का नहीं, ये को है। इस प्रक्रिया को नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, नाम दो प्रकार से दिए जाते हैं, सामान्य नाम, दूसरा वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सामान्य नाम में क्या होता है, किसी स्थान विशेष या जगह का होता है, जैसे भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। अब जैसे भिंडी, भिंडी को क्या बोला जाता है? ठीक है, आप लोग तो जैसे यूपी वाले तो भिंडी समझ लेंगे। ठीक है, भिंडी का दूसरा नाम है ओकरा। ठीक है, और इंग्लिश में लेडी फिंगर। ठीक है, मानव, ह्यूमन, ठीक है, आदमी, मानव, ह्यूमन, आदमी। ठीक है, आप मानव भी समझ लें, ह्यूमन भी समझ लें, आदमी भी समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बंदा नहीं है, बंदर है, बंदर। ठीक है, बंदर क्या बोला जाता है? मोड़ा ही बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब देखिए क्या क्या बोला जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक संस्था द्वारा दिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक संस्था द्वारा दिए जाते हैं। यह मानक व सर्वमान होते हैं, जैसे लेडी फिंगर, भिंडी। ठीक है, और मानव को क्या बोलेंगे? होमो सेपियल्स। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियस। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम यूपी वाले हैं, हम लोगों के यहाँ एक सब्जी आती है तुरई। ठीक है, तुरई, और उससे बोला जाता है मध्य प्रदेश में गिलकी। ठीक है, गिलकी। तो अगर मान लीजिए मैं उस गिलकी को, ठीक है, मैं वहाँ गया, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी तुरई अलग भी होती है मध्य प्रदेश साइड में। अगर मैं वहाँ गया, ठीक है, मैंने वो देखा, अरे मैंने कहा ये तो नई सब्जी है, नए प्रकार की सब्जी है। ठीक है, तो मैं इसे वैज्ञानिक पास लेके गया, तो वैज्ञानिक ना तो उसे बोलेगा तुरई, ठीक है, ना उसका इंग्लिश नाम लेगा, वो डायरेक्ट उसे बोलेगा गिलकी। क्योंकि क्योंकि तुरई का वैज्ञानिक नाम गिलकी है, गिलकी। ठीक है, अच्छा, पौधों के नाम कौन से इंस्टीट्यूट रखते हैं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में या हो सकता है एक दो नंबर में पूछ लिया जाए। पिछली बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत 2 नंबर में पूछ लिया गया था। ठीक है, पौधों का नाम कौन रखता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, याद रखिएगा, बॉटनिकल। ठीक है, और जंतुओं का नाम कौन रखता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ठीक है, इसमें ICBN है यानी बॉटनी, इसमें ZN यानी जूलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये। नामकरण पद्धति, देखिए नामकरण पद्धति भी हमें 2 प्रकार की थी। एक नाम पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत एक शब्द में नाम दिया जाता था, ये सफल नहीं रही। अब मान लीजिए किसी का नाम है, आप उसका पूरा नाम ना लेकर सिर्फ एक वर्ड बोले, तो क्या उसके समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए फेल हो गई। द्वि नाम पद्धति, इस पद्धति में जीवों को दो शब्द में नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव हो, उसे सिर्फ 2 शब्द में नाम दिया जाएगा, 2 शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह पद्धति सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, यह वैज्ञानिक का नाम है। अगर ये आपसे पूछा जा सकता है कि द्विनाम पद्धति किसने सुझाई, या मतलब द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया, तो आप बोल सकते हैं कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाया गया है। यह एक सर्वमान्य व सुविधाजनक पद्धति है। ठीक है, मतलब सर्वमान्य यानी हर जगह ये मान्य है। ठीक है, और सुविधाजनक यानी बहुत आसानी से हो सकती है। नामकरण पद्धति के नियम, इसमें नाम 2 शब्द में होता है, जिसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है। नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, नाम नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा शब्द जाति, स्पेसिस का संकेत होता है। ठीक है, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा वंश क्या है, जाति क्या है। ठीक है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्द रेखांकित व अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों शब्द अलग अलग होंगे और उनके नीचे अंडरलाइन होगी। ठीक है, पहला अक्षर
को वंश और उससे बड़ा होना चाहिए। जो मतलब वंश वाला जो मतलब वंश में आप लिखोगे उसका लेटर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए पहला अक्षर। और जाति के शब्द किस में लिखते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। अंत में ब्रैकेट में वैज्ञानिक जिसने जाति खोजा जाता है उसका नाम संपेच में। उदाहरण माजीफेरा इंडिका, माजीफेरा इंडिका लीन, ठीक है। अब ये देखिए माजीफेरा इंडिका क्या है, ये माजीफेरा, ये बेटा है आपका माजीफेरा, क्या है माजीफेरा, है आपका वंश, ठीक है। ये देखिए इसमें एम बड़े अक्षरों में लिखा गया है, देखो ये है आपका वंश, मैंने बोला था वंश बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और इंडिका यानी उसकी जाति, क्या है, जाति, ये क्या है उसकी जाति, देखो जाति छोटे अक्षरों में लिखी है, ठीक है। लीन, ये लीन क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वर्ग की सर्वज्ञ, लीनियस प्रणाली के अंतर्गत जीवों को निम्न समूह में बांटा गया है। अब जाति आति के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। जाति जीवों के जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे बुनियादी और निचली श्रेणी होती है। जीव वैज्ञानिक नजरिए में ऐसे जीवों के समूह को एक जाति बुलाया जाता है, मतलब जीवों का एक समूह, ठीक है, जीवों का एक समूह जिसे क्या क्या बोलते हैं, जाति, क्या बोलते हैं, जाति। जैसे आम मेजीफेरा इंडिका, ठीक है, मेजीफेरा क्या है, वंश, और इंडिका क्या है, इसकी जाति, जाति देखो ये लिखा साइड में इंडिका, ठीक है। उसके बाद वंश, समान गुण वाली जातियों के मिलने से वंश का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिछली एक जाति हुई, ठीक है, फिर दूसरी जाति इसी में मिली, तो उससे क्या हुआ, वंश का निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ, वंश का। एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य होते हैं, याद रखिएगा भाई, जब जाति समान होगी तो समान गुण तो होंगे उसमें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम हिंदू, ठीक है, आप लोग भी हिंदू, ठीक है, तो हमारे और आपके फेस्टिवल एक ही तरह से मनाए जाएंगे समान तरीके से, ठीक है। जैसे शेर पैथेरा लियो, एक ही वंश पैथेरा में लिखे गए हैं। अच्छा शेर देखा होगा, पैथेरा यानी टाइगर टाइप का, और टाइगर ही बोल सकते हैं, लियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुल जैसे फैमिली, समान गुणों वाले वंशों को कुल में रखा जाता है, ठीक है। अब समान गुण वाले वंशों को, यानी वंश, जो वंश बना था भाई, जाति जाति से वंश बना, वंश से कुल बनेगा, ठीक है। तो ये वंश जातियों की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा समानता प्रदर्शित नहीं होती है। जैसे उदाहरण वंश पैथरा, बाघ, चीता, शेर। फेलिस वंश, बिल्लियों को एक कुल फेलिडी में रखा गया है। बिल्लियों की बेटा बहुत जातियां होती हैं, ठीक है। एक आप बिल्लियां देखते हैं नॉर्मली हम लोग घर के आसपास घूमती हैं, एक सफ़ेद कलर की बिल्ली होती हैं, ठीक है। उसके बाद गण यानी ऑर्डर, एक दूसरे में समानता रखने वाले कई कुलों को एक साथ गण में रखा जाता है। इन वंशों में कुछ गुण समान होने के साथ असमानता भी होती है। एक गण कानीबोरा में कानीबोरा में रखा गया है, ठीक है। इसकी ज़्यादातर क्वेश्चन की एक आपसे श्रेणी पूछी जाती है कि जो ये मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी श्रेणी क्या है, वो श्रेणी मैं आपको आगे इसकी दिखा दूंगा अभी। ये देखिए ये श्रेणी आगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इनकी आप हमें एक श्रेणी दीजिए, बताइए इनका क्रम बताइए, ठीक है। तो क्रम आप कैसे बताएंगे, देखो ये क्रम लिखा है, सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत, ठीक है। उच्चतम से निच्चतम, ठीक है। अगर आप से पूछे उच्चतम से निच्चतम बताइए, उच्चतम से नहीं तो जगत, संघ, एक मिनट, हाँ, जगत, संघ, वर्ग, गण, ठीक है, और कुल, वंश, जाति, ठीक है। अगर आपसे पूछे निच्चतम से उच्चतम जाइए तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, ठीक है, वर्ग के बाद संघ, जगत,
संग जगत, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये कहते डायग्राम बुक से निकाल के आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। जीवों के अध्ययन हेतु साधन। अच्छा, जीवों के अध्ययन हेतु साधन में क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे किसी जीव पर रिसर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए साधन क्या हो सकते हैं? जैसे पहला साधन हमारा म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है? यह एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ मृत पादपों व जंतुओं के नमूनों को उचित परीक्षण द्रव में डुबोकर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कौन सा ऐसा जीव है जो इस समय दुनिया में नहीं है, जैसे डायनासोर, ठीक है। डायनासोर की जो हड्डियां हैं उन्हें एक द्रव, मतलब जिससे वो खराब ना हो, उस द्रव यानी लिक्विड में डुबोकर रखा जाता है। तो म्यूजियम क्या है? ऐसा विशिष्ट स्थान जहाँ मृत पादपों व जंतुओं के नमूनों को उचित परिरक्षक द्रव में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ है म्यूजियम? ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रसिद्ध म्यूजियम के बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली, ठीक है। कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर घूम के आइएगा, ठीक है। अच्छा, म्यूजियम के महत्व, संग्रहालय के महत्व क्या है? संग्रहालय यानी म्यूजियम। तो संग्रहालयों में संरक्षित पादप प्राणियों का विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रण समुचित जानकारी का स्रोत है। मतलब वहाँ जो भी चीज रखी है उसका पूरा, जितना भी उसके बारे में जो एक एक पॉइंट वहाँ पर नोट है उन लोगों के पास, ठीक है। इनमें प्राचीन व नई जातियों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो पुरानी जाति थी, ठीक है, अब नई जाति कौन सी आ गई है, क्या है, ठीक है। जैसे मान लो किसी जीव की कोई नई जाति आई है, ठीक है, आपको पुरानी जाति जाननी हो तो आप क्या करेंगे? आप म्यूजियम जाएंगे, संग्रहालय जाएंगे, वहां जाके नई पुरानी जाति को देख लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार के सदस्यों की पहचान व भिन्नता के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पहचान, सदस्यों की पहचान, ठीक है, और उसके विभिन्नता यानी क्या उसमें अलग है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आ जाइए हर्बेरियम, इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसमें विभिन्न पौधों व उनके अन्य भाग जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती आदि के प्लांट प्रेस विधि द्वारा कागज की शीट में सुखाकर चिपकाया जाता है। इस शीट का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक शीट पर पौधे का वर्गीकरण व नामांकन किया होता है, ठीक है। बेटा जैसे आप लोग देखते होंगे कोई मतलब पौधा है बहुत, जैसे आप लोग कभी गए हो म्यूजियम घूमने प्लांट के, तो आप वहाँ देखेंगे बहुत सा जो मतलब पौधे मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो उनका जो नमूना होता है उसे एक पेपर में चिपका के वहाँ म्यूजियम में रख दिया जाता है, ठीक है। उनके ऐसा नहीं है कि फूल पत्तियां उसकी चिपका के रख दी जाए, जड़ भी रखी जा सकती है, तना भी रखा जा सकता है, उसका फल भी रखा जा सकता है, ठीक है। प्लांट प्रेस विधि द्वारा मतलब उसके ऊपर कागज के ऊपर रखकर उसके एक ऐसा लैमिनेशन कर दिया जाए जिससे वो दिखाई भी दे और वो कहीं इधर उधर गिरे भी ना, ठीक है। अच्छा, हेरिबेरियम के महत्व, संग्रहित पौधों की संपूर्ण जानकारी में सहायक, ठीक है। मान लीजिए मुझे अब किसी पौधे पे रिसर्च करनी है, ठीक है, और मुझे उस पौधे के बारे में जानना है, तो मैं हर्बेरियम में जाके वो जितने उस पौधे के बारे में पूरी जानकारी ले सकता हूँ। पौधों की पहचान में सहायक, ठीक है। भाई वहाँ पे तो हर चीज हर पूरी जानकारी होगी, तो हमें एक मिनट कहते वो तुरंत मुझे बता देंगे कि भाई ये इसका पौधा है, ये इसका इसका पौधा है, ठीक है। शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यों में सहायक, ठीक है। विद्यार्थी में संचरण की प्रकृति का विकास, ठीक है। लुप्त जातियों के अध्ययन में सहायक, जो जातियां अब नहीं है, जैसे मान लीजिए जो फूल अब नहीं मिलते हैं, ठीक है, जो मतलब फूल अब आना ही बंद हो गए, बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो फूल आपको हर्बेरियम में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम देखिए, हर्बेरियम देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम कहाँ है, तो आप बता सकते हैं हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, देहरादून में है। हर्बेरियम ऑफ दी बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, लखनऊ में, यूपी में भी अपने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान क्या होता है? एक प्रकार का उद्यान यानी गार्डन, ठीक है, होता है जहाँ केवल फूल, पौधे इत्यादि उगाए जाते हैं। इन स्थानों में आगंतुक और पर्यटक स्थानीय अथवा वैश्विक वनस्पति को देख सकते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बासु भारतीय
वनस्पति उद्यान है मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा गार्डन यानी एक ऐसा बाग जहाँ बहुत सारे पौधे, ठीक है, बहुत सारे नए नए पौधे उगाए जाते हैं। देखो हर्बेरियम में पौधे जो मतलब सूख गए होते हैं उनकी पत्तियां तने वो सब रखा जाता है, लेकिन वनस्पतिक उद्यान यानी जहाँ नए पौधे उगाए गए होते हैं मतलब ताजे जो पेड़ पौधे होते हैं उन वो ताजे पेड़ पौधे होते हैं वो वाली जगह पे, ठीक है, वो वाली जगह, ठीक है। इसका महत्व क्या है? वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लगभग 550 बड़े वनस्पतिक उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं जो वैश्विक स्तर पर इनकी आवश्यकता तथा महत्व को इंगित करते हैं। क्या है? यहाँ संकटग्रस्त, दुर्बल तथा विषम परिस्थितियों या आवासों में पाए जाने वाले पौधों का संरक्षण किया जाता है। मतलब वो पौधे जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर संकटग्रस्त यानी जो खराब हो गए हैं वो तक यहाँ पे सही करने की कोशिश की जाती है। यहाँ अनुसंधान तथा अध्ययन कार्य हेतु जीवित पौधों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी पौधे पर रिसर्च करनी है और मुझे हर्बेरियम में जाके उसका डेथ मिला है, मतलब वो सड़ गया है, खराब हो गया, वो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इधर जाकर जो जीवित पौधा है उसे देखकर रिसर्च अपनी कर सकता हूँ, ठीक है। यह भिन्न प्रकार भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी पादपों का संग्रहण किया जाता है। मतलब यहाँ पे देसी तो होंगे ही और साथ में विदेशी पौधे भी होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं घर के आसपास विदेशी पौधे भी देखने को मिल जाए, ठीक है, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, ठीक है। आर्थिक महत्व के आर्थिक महत्व तथा दुर्बल पादपों के संरक्षण के अतिरिक्त संवर्धन तथा प्रजनन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब इन्हें वहां पर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। विश्व के कुछ प्रमुख वनस्पतिक उद्यान, देखिए विश्व के हैं, अपने देश के नहीं है, ठीक है। कहाँ क्या है? रॉयल बॉटनिकल उद्यान जो है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। ब्रुकलिन वनस्पतिक उद्यान जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत का मैंने आपको एक अभी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ वनस्पतिक उद्यान निम्नलिखित है, जैसे दिल लीजिए भारत के भी बात कर लेते हैं, भारत के भी हैं। भारतीय वनस्पतिक उद्यान शिवपुर कोलकाता, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश, लाल बाग उद्यान बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। तीन है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन बने इससे। ये भारत के प्रमुख वनस्पतिक उद्यान कहाँ हैं बताइए, तो आप बता सकते हैं। जंतु उद्यान यानी जीवों का, ठीक है। जंतु उद्यान में प्राणियों के संरक्षण व संग्रहण जीवित अवस्था में किया जाता है। यहाँ प्राणियों प्राकृतिक आवास में रखकर उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। जंतु उद्यान में दुर्लभ संकटग्रस्त व विदेशी प्राणियों को रखा जाता है, ठीक है। जू सुना है आप लोगों ने, सुना होगा, जू देखा भी होगा, बहुत से जानवर आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और कुछ विदेशी भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ भारत में तो नहीं है, कहते थाईलैंड का एक हाथी आता है, देखा होगा यूट्यूब पे, कभी देखना है, गूगल पे सर्च करके देखना, व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद हाथी, ठीक है। मैंने सुना था कि भारत में भी वो शायद लेके आए हैं गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, उसे देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, जंतु उद्यान आपसे कोई पूछे तो आप सीधे बोल सकते हैं जू, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इसकी क्या महत्व है? अध्ययन व अनुसंधान की दृष्टि में से महत्वपूर्ण वही चीज़, मुझे किसी जानवर पर रिसर्च करनी हो, जीवित जानवर पर रिसर्च करनी हो, भाई म्यूजियम में तो उसकी हड्डियाँ, ठीक है, या जो मरे हुए हैं उन उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन मुझे जीवित को देखना हो तो मैं वहाँ जाकर उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। मान लीजिए मेरा घूमने का मन है, नए नए जानवरों को देखने का मन है, तो मैं जा सकता हूँ देखने। विदेशी संकटग्रस्त व दुर्लभ जातियों का संरक्षण व प्रजनन करवाकर संख्या में प्रवृत्ति कराई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण जंतु उद्यान कहाँ पे हैं देख लो बेटा। नेहरू प्राणी पार्क हैदराबाद, चिल्का प्राणी उद्यान, वो, ठीक है, चिल्का ही में, चिल्का एक शहर है, ठीक है, चिल्का। उसके बाद आ जाइए कुंजी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान में पादप व जंतुओं की पहचान व वर्गीकरण में कुंजी एक साधन है। इसके माध्यम से विभिन्न जीवों के एकांतर लक्षणों के चयन के आधार पर जीवों की पहचान व वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी जीव को पहचान कर उसके एक एक लक्षणों को समझ कर, ठीक है, उसकी पहचान बनाकर उसे वर्गीकरण करना, ठीक है। एक एक जीव को कहते हैं, एक एक जीव का मतलब कोई जीव का एक एक लक्षण देखकर उसकी पहचान कर उसका वर्गीकरण करना, एक एक लक्षण देखकर, ठीक है। ये हमारी कुंजी कहलाती है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नियम पुस्तिका, यह एक पुस्तक है जिसमें किसी एक जाति विशेष का संपूर्ण वर्णन होता है। मतलब मान लीजिए आपको किसी पेड़ के बारे में जानना है, ठीक है, आपको मान लीजिए गुलाब के बारे में एक एक चीज जाननी है, तो एक बुक आती है द पावर ऑफ नेचर इन गुलाब, ऐसी बुक आती है। यहाँ तो शायद मिले ना मिले, मैंने मध्य प्रदेश में पढ़ी थी ये बुक, ठीक है। तो उसमें आपको गुलाब के बारे में एक एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी एक बिंदु के बारे में, मतलब किसी एक प्राणी के बारे में उसके ऊपर बनी हुई पुस्तक, वो हमारी क्या कहलाएगी, नियम पुस्तिका, ठीक है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ किसी एक वर्गीय की संपर्क के किसी जीव का संपूर्ण अध्ययन, मतलब किसी जीव का, ठीक है, मतलब किसी जीव का एक संपूर्ण अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, मोनोग्राफ। फ्लोरा, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जातियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फ्लोरा में क्या हुआ है, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों यानी पौधों की जातियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली पौधों की जातियों का अध्ययन किया जाता है। अब बेटा अलग अलग क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ गेंदे के फूल ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो कहते हैं हमारे क्षेत्र में गेंदे के फूल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका पूरा अध्ययन करना है, ये किस में आएगा, फ्लोरा में आएगा, ठीक है। किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों का अध्ययन, इन पौधों का अध्ययन फ्लोरा कहलाता है, ठीक है। आप लोग ये जो नोट्स हैं ये मुझसे ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ये नोट्स आप जो मैंने ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इस नोट से तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है पूरा पेपर आपका इसी से आएगा, कोई पॉइंट इससे बाहर आपका नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।